नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल और कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री भारतीय समय के अनुसार आज सवेरे ही वहां पर पहुंच गए और अब उनकी मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, देश की निगाहें तो डेफिनेटली होंगी ही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार उन्होंने सत्ता में वापसी की है और अब जिस अंदाज में वापस आए हैं और उनके कुछ फैसलों के बाद जिस तरह की सरगर्मियां पूरी दुनिया में दिखाई दी, तो ये विजिट प्राइम मिनिस्टर की कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है ताकि हम इस दौरे की बारीकियों को समझ सकें। प्रोफेसर एस.डी. मुनी आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप एक्स एम्बेसडर हैं, स्पेशल एनवॉय ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल IDSA। मेजर जनरल डॉक्टर जी द्विवेदी साहब भी हमारे साथ आज इस पैनल में चर्चा में जुड़ गए हैं। आप फॉर्मर असिस्टेंट चीफ इंटीग्रेटेड स्टाफ एंड स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट भी रहे हैं। हमारे साथ विनीत प्रकाश जी भी हैं। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में US स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप तीनों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर मुनी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सर देखिए, आम लोग जब दुनिया की इस एक बड़ी मीटिंग को देख रहे हैं, भारत के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा क्षेत्र में क्या होता है, टैरिफ को लेकर क्या डिसीजंस होते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट वाले बयानों के साथ मुखर हैं और रिसेंटली जब अवैध रूप से जो भारतीय वहां रह रहे थे वो जिस अंदाज में भारत लौटे हैं, उस बैकड्रॉप के बाद हो रही ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कई लिहाज में। हमारे दर्शकों के लिए सर सबसे पहले मैं चाहूंगी कि 3 हाई पॉइंट्स जो आप जिस जिस आधार पर आप इस मीटिंग को उनके लिए डीकोड कर सकते हैं, सर कितनी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला तो डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मसले डिस्कस होंगे, खासतौर से डिफेंस परचेजेस जो इंडिया करने वाला है, और P-18 जैसे एयरक्राफ्ट है जो नेवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 2-3 साल से अटका हुआ था ये फैसला। फास्टेस्ट ड्रोन का भी फैसला था। तो पहला मुद्दा तो डिफेंस का है, और दूसरा मुद्दा ट्रेड और टैरिफ का है, जिस पे ट्रंप बहुत जोर देंगे, और वो ये चाहेंगे कि जो भारत का सरप्लस ट्रेड बैलेंस है, जो अमेरिका का डेफिसिट ट्रेड बैलेंस है, उसको कम करने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने बजट में पहले ही अनाउंस कर दिया है कि कुछ चीज़ों के टैरिफ्स कम किए जाएंगे जो अमेरिका के लिए लागू होते हैं, लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत जटिल है और इसके ऊपर बहस होगी। और तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसको लेकर भी बातचीत होगी। लोग इमिग्रेशन का मामला कह रहे हैं, वो भी आना चाहिए, क्योंकि भारत की आंतरिक राजनीति के लिए भी मोदी जी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ट्रंप के लिए भी उसकी आंतरिक राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल टॉक होगा, डिटेल्स टॉक उसकी नीचे लेवल पर होगी, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर या फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर, क्योंकि ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे कि समिट का वक्त खराब किया जाए। जी। द्विवेदी सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई अहम रक्षा सौदों के अलावा स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल और फाइटर जेट इंजन के को प्रोडक्शन को लेकर भी डील हो सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, चर्चाएं भी हैं, और अभी प्रोफेसर मुनी ने भी रक्षा क्षेत्र में जो फैसले लिए जा सकते हैं उनकी तरफ इशारा किया। लेकिन सर देखिए, हलचल इसकी पाकिस्तान में भी जबरदस्त दिखाई दे रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहां पर होने की। अब जो मैं एक रिपोर्ट देख रही हूँ उसके मुताबिक तुर्की के भी राष्ट्राध्यक्ष को पाकिस्तान ने इनवाइट कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश में एक अलग हलचल चल रही है चाइना के साथ जो समझौता है, और चाइना की जो पोजीशनिंग अब डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके तहत चाइना का एक इम्पोर्टेंट रोल भी है और डेफिनेटली उनकी भी नजर उस तरह से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातों को भारत के ये पड़ोसी देश आज किस नजर से देख रहे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो विजिट है इसका टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले महीने में ही ये विजिट हो रहा है, तो इसलिए इसका एक वैश्विक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जो भारत और अमेरिका की रिश्ते हैं वो द्विपक्षीय नहीं है, उसका एक वैश्विक प्रभाव भी पड़ता है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे पड़ोसी देशों में भी हलचल हो रही है और दुनिया की बाकी देशों में भी हलचल हो रही है। और आपने चीन का जिक्र किया, मैं चीन को बहुत बारीकी से देखता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ डिफेंस अटैची रह चुका हूँ
और मैंने अपने डिवीजन और बटालियन भी चीन के विरोधी कमांड की है। तो इसलिए जिस प्रकार भारत और अमेरिका के रिश्ते बनते हैं तो चीन पर असर पड़ता ही है, क्योंकि तीन हस्तियां जो हैं इस समय दुनिया में, उनका प्रभाव है। सबसे पहले तो चीन और अमेरिका का रिश्ता, चीन भारत का रिश्ता, और चीन और रशिया का रिश्ता, ये सारे एकदम प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए वाजिब है कि जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाए तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। दूसरा यह है कि हमारे रिश्ते जो है अमेरिका के साथ वो स्ट्रेटजिक है, यानी कि बड़ी लंबी सोच वाले हैं, और हमारी बहुत सहमति है दुनिया की जो मुद्दों के ऊपर। और इसलिए ये जो विजिट है इसको हम दो पहलुओं से देखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू से, एक अपने द्विपक्षीय पहलू से। अभी अगर आप दो पक्षीय पहलू से देखें तो डिफेंस हमारा एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि पिछले तकरीबन 15 से 20 साल हमारे डिफेंस के अमेरिका के साथ बहुत काफी एग्रीमेंट हुई है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुई है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट हुई है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट हुई है। और पिछले 15 साल में हमने तकरीबन 20 अरब के हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, क्योंकि हमें उनकी बहुत जरूरत है। अभी इस समय जो मुद्दे आपके सामने हम इन दोनों के बीच में आएंगे, सबसे पहले तो है कि हमें इंजन की बहुत जरूरत है। हमारा LCA एयरक्राफ्ट है, उसकी प्रोडक्शन जो है रुकी हुई है, क्योंकि F404G का इंजन वो बहुत ही आवश्यक है, और इसके पास इस पर थोड़ी सी रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। दूसरा जो FG414 इंजन है वो हमारे एम का जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहले मुद्दा आएगा। दूसरा मुद्दा आएगा कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत जरूरत है। तो इस समय जो एयर शो चल रहा है बेंगलोर के अंदर, तो अमेरिका का जो बहुत आधुनिक फाइटर है F-35 वो भी वहाँ है, और साथ ही साथ रशिया का जो फाइटर है Su-57 वो भी आमने सामने है। तो इस पर भी बातचीत हो सकती है। और तीसरा जो अहम मुद्दा आपने ठीक बताया कि हमें स्ट्राइकर व्हीकल की जरूरत है, चाहे हमारा जोरावर टैंक तो बंद है पर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद दो मुद्दे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि हमारा और अमेरिका का भी रिश्ता जो है वो खरीदार और बेचने वालों में नहीं है, वो समझौता है, एक पार्टनरशिप है। तो इस पार्टनरशिप को फिर और आगे कैसे ले जाएंगे। और साथ ही साथ जो मैं ये भी सोचता हूँ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हमारी एक संधि है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उस पर भी काफी बातचीत हो सकती है। तो इसलिए रक्षा के मुद्दों में जो सबसे पहल होगा वो ये मुद्दे सामने आएंगे। मीनाक्षी बिल्कुल सर, इस पर नजर बनी रहेगी। और विनीत जी, मैं आपका भी अब इस पे कमेंट चाहूंगी, और मैं एक थोड़ा पर्सपेक्टिव में ये बात आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस समय अमेरिका जाना होता है, उससे पहले अमेरिका के C-17 ग्लोबमास्टर विमान में बैठकर भारत के जो नागरिक वहां पर अवैध रूप से रह रहे थे उनको वापस भेजा जाता है। इंडियन, वी विल डिपोर्ट बैक इंडियन, एलियन इंडियन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में उसको लेकर जबरदस्त राजनीति होती है, और प्रधानमंत्री को इस पर काफी आलोचना, सरकार को आलोचना का सामना मतलब करना पड़ता है। साथ में हाल ही हो जाता है कि विदेश मंत्री को उसके बाद पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है बाकायदा। और उसके बाद ये हम देख रहे हैं मीटिंग हो रही है। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, या पेरिस में जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है, हम देख रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर दिया। इसे लेकर भारत में बड़ी चर्चाएं और इस पर बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं। जो ये परिस्थिति है जिसमें अपने देश के हेड को विदेश दौरे के समय पर कमी निकालने का एक प्रयास, या ये कहने का कि देखिए जी हाथ नहीं मिलाया, देखिए जी गर्मजोशी से गले नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये जो एक परिस्थिति बन गई है। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर से अगर आपका विरोध है वो विरोध आप रखिए, नीतिगत विरोध रखिए, एक कंस्ट्रक्टिव आलोचना करिए, लेकिन इस तरह की कमियां जब आप निकालते हैं, ऐसा वर्ग क्या मिस कर रहा है इतने बड़े इवेंट्स में, इतने बड़े मीटिंग्स को जिस बड़े नजरिए से देखे जाने की जरूरत है उसको लेकर, क्या ये संकीर्ण नजरिया है? बेसिकली मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ। मीनाक्षी, देखिए, विपक्ष का जो काम है वो अपना काम कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। और उनका अपना सोच है और उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो
विजिट हो रही है, चाहे वो फ्रांस की विजिट हो, एआई समिट हो, या अभी अमेरिका की विजिट हो जिसमें प्रधानमंत्री यूएस पहुंच चुके हैं, दोनों ही भारत की विदेश नीति के लिए और भारत के अमेरिका से संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और क्योंकि अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण किया है और वो अपनी प्रायोरिटीज़ को सीमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को एक शेप दे रहे हैं। तो इतनी जल्दी अगर विजिट जो हमने ये हो रही है हमारी प्रधानमंत्री की अमेरिका के लिए, तो इससे उन प्रायोरिटीज़ को शेप करने में और इंडिया के लिए हम क्या फ़ायदा अमेरिका के साथ इंटरेक्शन में हम कर सकते हैं, उसमें हमें अवश्य डेफिनेटली मदद मिलेगी। और जैसा कि आपने डिपोर्टेशन का मुद्दा उठाया, तो वास्तविकता ये है कि आज के समय में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है। लेकिन ये चीज़ भी हमको गौर करने की आवश्यकता है कि जो ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें केवल भारतीय मूल के लोगों को डिपोर्ट करने पर जोर नहीं है। जितने भी इलीगल नागरिक हैं अमेरिका में, नॉन सिटीजन्स हैं अमेरिका में, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर भारत या भारतीय मूल के लोग टारगेट नहीं है, ये भी हमको समझने की आवश्यकता है। और कुछ जैसा कि चर्चा में आता रहता है कि काफ़ी हद तक जो अमेरिका कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य एक इंटरनल डोमेस्टिक मैसेजिंग भी है कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बना, मैंने इमिग्रेशन के मुद्दे पर, इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पर, जैसा कि मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस किया था, सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो चेंज में जैसे कि आपने देखा, लोग आए, हैंडकफ्स में लोग आए वहाँ से, तो शायद उसका मेन पर्पस इंडिया को मैसेज देना नहीं था, उसका मेन पर्पस था अमेरिका के लोगों को या डोनाल्ड ट्रंप को, अपने वोटर्स को मैसेज देना था कि देखिए जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं वैसा कर रहा हूँ। या डेफिनेटली डिप्लोमेटिकली ये भारत की सरकार को एक मुश्किल भी डालता है और सरकार को आलोचना का भी सामना करना पड़ा और विदेश मंत्री को बयान भी देना पड़ा। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि इसका जो इंटेंशन है, जो टारगेट है, वो अमेरिकन पब्लिक है, उनको जो मैसेजिंग है वो मेन उद्देश्य है यहाँ पर। और कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस समय भारत के लिए फोकस पर है अमेरिका के साथ संबंधों में, और उसमें मुख्य रूप से व्यापार, और क्योंकि अमेरिका इस समय हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उस ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा सके। सामरिक संबंध भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज पर हैं, क्योंकि काफ़ी सारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स इस समय हमारी अमेरिका से आ रही हैं। एक और चीज़ जो अक्सर अनदेखी हो जाती है, इस समय अमेरिका इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सबसे मेजर डेस्टिनेशन है। मोस्ट ऑफ आवर डिफेंस एक्सपोर्ट्स गो टू अमेरिका, व्हाटएवर वी आर एक्सपोर्टिंग। तो डिफेंस रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको और कैसे पुख्ता किया जा सके ये भी एक प्रायोरिटी होगी। एंड फाइनली जो इंडियंस अमेरिका जाकर काम कर रहे हैं H1B वीज़ा और अन्य वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा के अंतर्गत, वो कैसे सुचारू रूप से जा सके, ये तीसरी महत्वपूर्ण प्रायोरिटी होनी चाहिए इस विजिट में। ठीक है, मैं प्रोफेसर मुनि आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक, क्योंकि अभी डिफेंस का ही जिक्र यहाँ पर विनीत जी भी कर रहे थे, तो द्विवेदी सर मुझे ये बताइए, रशिया में जिस तरह की हलचल है, रशिया क्या इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि जो ऑफर दे दिया है इस वक्त रशिया ने, जिसमें रूस ने भारत को बड़ी संख्या में हथियार खरीदने का ऑफर दिया है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 से लेकर IL-78 Mk-90A एरियल रिफ्यूलर विमान भी इसमें शामिल है। कई तरह की मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और जेट इंजन का भी ऑफर है। तो ये मतलब जो मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की हो रही है, देखिए वही जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि ग्लोबली इसको किस तरह से देखा जा रहा है, और फिर जब रशिया उस रोल में आ जाता है तो फिर भारत क्या स्टैंड, कैसे वो स्टैंड दोस्ती का अमेरिका के साथ किस लेवल तक निभाएगा डिप्लोमेटिकली, और अगर रशिया ये ऑफर रख रहा है भारत के सामने, तो नेगोशिएशंस जब होती हैं या जिस समय ये प्रस्तावों को इनका विश्लेषण किया जाता है, तो फिर क्या उसके आधार में रहेगा सर? देखिए, जो रशिया, आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, क्योंकि इस समय इस भारत को हथियारों की आवश्यकता है,
और तकरीबन 10-15 साल पहले हमारा जो हम निर्भर थे रशिया के ऊपर, हमारे 70% हथियार जो हैं वेपन सिस्टम वो रशिया से आते थे। धीरे धीरे हमने इसको संतुलन मेंटेन किया, थोड़ा अमेरिका की तरफ झुके, इसराइल की ओर गए। तो इस समय जो हमारा आयात है जो रशिया से, वो तकरीबन 40% है, कम हुआ है। तो ये रशिया के लिए भी एक चिंताजनक विषय है। पर दूसरा मुद्दा मीनाक्षी ये है कि हर एक देश अपना अपना हित जो है वो देखता है। तो हम देखेंगे कि हमें कहाँ से अच्छी डील मिलती है, अमेरिका से ये अच्छी डील मिलेगी या रशिया से अच्छी डील मिलेगी। तो हम इसको एक ऑप्शन बन जाती है, आपके पास विकल्प है कि अभी आप जहां से आपको बेस्ट हथियार मिलेंगे आप वहां से लेंगे। और देखो जो ऑफर किया है इसका टाइमिंग देखिए कि रशिया ने उस टाइम ऑफर किया है जबकि प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका में है, और अमेरिका का ऑफर भी है, उनका भी F-35 एयरक्राफ्ट है और रशिया का Su-57 है। दोनों बहुत ही क्या कहते हैं ट्राइड आउट वेपन सिस्टम्स हैं, बहुत ही आधुनिक हैं, 5th जनरेशन के हैं। तो इसमें एक चॉइस बनाना पड़ेगा और ये चॉइस जो होगा वो भारत अपना हित देखेगा कि हमें कहाँ से ज्यादा फायदा है। तो दो चीजें बहुत अहम है, एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि हम खरीदना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी भी साथ साथ आए। और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन होती है, क्योंकि कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो भी देखी जाएंगी। पर मुझे विश्वास है कि हम जो भी चॉइस करेंगे वो अपने देश के हित के ऊपर होगा, उसमें और भी कई पहलू आएंगे। ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी तो आती ही है मीनाक्षी। जी। प्रोफेसर मुनि, अब थोड़ा सा इतिहास के पर्सपेक्टिव में झांकते हुए वर्तमान पर बात करते हैं। हालांकि मेरी नाम राशि है मीनाक्षी अहमद जी, उनकी किताब है फ्रॉम ट्रूमैन टू ट्रम्प, और उसमें भारत अमेरिका के रिश्तों को उन्होंने अपने नज़रिए से जो है उसका विश्लेषण इस पूरी किताब में दिया है। तो जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार अमेरिका गए थे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनकी यात्रा और उनकी यात्रा के जो उनके अनुभव हैं, मतलब एक चिट्ठी का जिक्र आता है जो उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित को लिखी थी, और उस चिट्ठी में ये बाकायदा एक लाइन थी कि अमेरिका में पहली बार जाना बड़ा कठिन है, नहीं पहली बार नहीं जाना चाहिए अमेरिका, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका जो अनुभव रहा उसको उस पर उन्होंने वो टिप्पणी की। लेकिन अगर हम पंडित नेहरू से लेकर अब आज के दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट देखते हैं, ऑल दीज इयर्स भारत की पोजीशनिंग में कितना फर्क आया है, आई मीन जमीन आसमान का फर्क आया है डेफिनेटली। लेकिन ट्रंप की वापसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत में तीसरा टर्म, और उस परिप्रेक्ष्य में जब ये मुलाकात साल के पहले महीने के बाद हो रही है, और दोनों ही देश जहां पर अब एक तरफ अमेरिका फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इस सोच और अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष, तो उस लिहाज से इस मीटिंग में भारत अमेरिका के रिश्तों में बीते 20 साल को अगर आप समअप करना चाहें तो आज की तस्वीर सर क्या है? देखिए, आपने जो सवाल हिस्ट्री का उठाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर इसके हर मुद्दे को मैं साफ करने बैठूं तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो इसीलिए किताब लिखनी पड़ जाएगी फिर तो। इतिहास की जड़ों में जाना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेहरू की बात आपने शुरू की। नेहरू की स्टेट विजिट सबसे पहली अमेरिका में हुई। आपने विजय लक्ष्मी पंडित का जिक्र किया, यहाँ पर मैं एक और इंसान का जिक्र करता हूँ, वो थे कृष्णा मेनन, जिसके साथ नेहरू बहुत कंसल्टेशंस करते थे। और अमेरिका जाने से पहले उन्होंने मेनन को एक चिट्ठी लिखी और उसमें ये लिखा है, एंड आई एम कोटिंग हिज लाइन, दैट कृष्णा, why not we align ourselves somewhat with the United States of America to build our economic, technological and defense capabilities, unquote. ये सेंटेंस वर्ड जिसमें अलायंस आता है अमेरिका के साथ में, वो नेहरू ने लिखा था। और आज जो लोगों की समझ है नेहरू और अमेरिका के बारे में या नेहरू और चीन के बारे में, वो काफ़ी गलत है, इसलिए उसकी ज़्यादा लंबाई चौड़ाई में बात नहीं करूँगा। लेकिन उस आशा से कि वो अमेरिका के साथ एक अलायंस बनाएंगे, नेहरू अमेरिका गए। लेकिन अमेरिका में मिला क्या? अमेरिका में उनको ये एहसास हुआ कि अमेरिका भारत से दोस्ती करेगा उसी ढंग से जैसे वो अमेरिका पाकिस्तान से या ग्रीस से या टर्की से या ऐसे एलाइज से करता है। इक्वल लेवल पे नहीं करेगा, सबऑर्डिनेट लेवल पे करेगा। तो वो शुरुआत हुई थी जहां अमेरिका और भारत एक दूसरे से अलग होते गए और वो सारे कोल्ड वॉर में अलग रहे।
डिटेल्स नहीं जाना चाहिए उसमें। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब भी मिसेस गांधी ने जाके रेगन से बातचीत की और रेगन ने कहा कि क्यों हम इस डेमोक्रेसी के साथ में अच्छे संबंध नहीं कर सकते, जैसे कि कैनेडी ने भी कहा था और उससे पहले आइजनहावर ने भी कहा था। लेकिन क्यों नहीं कर सकते, वो करना चाहते थे, लेकिन पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे। और उसके अलावा चीन के साथ भी 74 में वो जो मसला शुरू हो गया था वहां पर, चीन से भी अलायंस किया था अमेरिका ने। तो ये सब बैकग्राउंड को देखते हुए रेगन के चाहते हुए भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हुए। हमारे संबंध अच्छे होने कब शुरू हुए, जब दो डेवलपमेंट हुए। एक तो भारत ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाकर साबित कर दिया, जो अटल बिहारी जी के वक्त में एक्सप्लोजन हुआ था, और ये कहा कि हम एक न्यूक्लियर पावर स्टेटस है, तो अमेरिका को उसको सीरियसली लेना पड़ा। और दूसरा ये था कि चीन की चुनौती अमेरिका के सामने आई और अमेरिका को लगा कि अगर चीन की चुनौती को सामना करना है तो भारत के बिना उसको एशिया में नहीं कर सकते। ये दो बड़े मुद्दे थे जिसने अमेरिका का रुख बदला। और 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर साफ कहा कि आप इस तरह की बाजी नहीं कर सकते। तो ये जो अमेरिका के संबंधों में भारत के प्रति जो रुख है उनका, उसमें जो तब्दीली आई है वो इस शताब्दी के शुरू में आई है, पिछले 25 वर्षों में। और 25 वर्षों में इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि ओबामा ने कहा कि हमारी तो डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगी इस सेंचुरी की। और ट्रंप साहब ने और बाइडेन ने भी, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसने भारत की यात्रा नहीं की हो, और कोई ऐसा प्रेसिडेंट होगा भी नहीं जो अब भारत की यात्रा नहीं करेगा और भारत से संबंध नहीं बढ़ाएगा। तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको समझने की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए है कि आज अमेरिका के लिए भारत काफी महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जैसे शायद यूरोप हो या रूस हो या चीन की भी बात आप कर सकते हैं, लेकिन एशिया के मामलों को लेकर और बाजार के मामलों को लेकर भारत विश्व का सबसे अधिक बढ़ता हुआ बाजार है, जिसको अमेरिका नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है और कर नहीं रहा है। हर वक्त ये कोशिश करता है कि इस बाजार में हमारी साथ पहुंचे, चाहे इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे फार्मेसी का मामला हो, चाहे डिफेंस डील्स का मामला हो, किसी तरह की बात भी हो, अमेरिका चाहता है कि उनको इंडिया के मार्केट में एक्सेस मिले। तो हमारे मार्केट को लेकर और एशिया की तब्दीली को लेकर अमेरिका को हमारी उतनी ज़रूरत है जितनी शायद हमें अमेरिका की ज़रूरत है। ये बात भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए कोई भी विजिट फेल नहीं होगी। कोई भी प्रेसिडेंट चाहे कितना ही दावा करना चाहे, उसको भारत के व्यू पॉइंट को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा। और भारत को भी ये समझना है कि अमेरिका अभी भी सबसे बड़ी शक्ति है और उसके साथ मिले बिना हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह से म्यूचुअल इंटरेस्ट है और उसमें मैं समझता हूँ कि ये विजिट सफल होगी। एक सेकंड अगर आप दें तो मैं एक बात और कह दूं, जो आपने रूस के हथियारों को लेकर की थी। देखिए, रूस ने जो अभी ऑफर किया है वो एरो इंडिया के वक्त किया है, और वहाँ राजनाथ सिंह थे जो बात कर रहे थे, डिफेंस चीफ वहाँ के जो आए हुए थे, एयर चीफ, उन्होंने ये वादा किया कि हम ये प्लेन, और हमारे लिए दोनों प्लेन में कंपटीशन नहीं है, हम दोनों से खरीदेंगे अगर दोनों हमें बेचने को तैयार है। सवाल ये कि शर्तें क्या है, क्या उसके साथ जॉइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी कितनी ट्रांसफर होगी, क्या ये सिर्फ असेंबली होगा। तो ये डिटेल्स जब तक तय नहीं हो जाते तब तक हम सिर्फ ऑफर को देख के कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। जी, विनीत जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सर इसमें? हाँ, निश्चित रूप से आज के समय में जो सामरिक ज़रूरतें हैं उसमें अभी भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा रूस से आता है और हमारी डिपेंडेंसी रूस पर है। लेकिन बैलेंस पिछले कुछ वर्षों में चेंज हुआ है और आज के समय में अमेरिका जो है वो भी हमारी काफ़ी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है और आने वाले समय में इसका परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि अभी जिक्र हुआ, LCA का इंजन हम अमेरिका से ले रहे हैं, अन्य टेक्नोलॉजीज़ हम अमेरिका से ले रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर भी बात चल रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के प्रोडक्शन की बात चल रही है। तो उन सब की वजह से डेफिनेटली और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण भारत और अमेरिका के पास आने का है, जो चीन के रूप में कॉमन चैलेंज दोनों देश देखते हैं। अमेरिका चीन को एक
चैलेंजर के रूप में देखता है और कहीं न कहीं सामरिक दृष्टि से भारत के लिए भी चीन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो कॉमन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है, इसकी वजह से दोनों देशों का साथ में आना एक स्वाभाविक ट्रेंड के रूप में देखा जा सकता है आने वाले समय में। जी। क्लोजिंग रिमार्क्स के रूप में द्विवेदी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, संक्षेप। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो विजिट है ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, इसका टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत से मुद्दे हैं जो हमें हमारी दोनों के लिए हित में है। तो मेरा ख्याल है कि ये विजिट जो है ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा, इसमें काफ़ी मुद्दे जो हैं वो सुलझाए जाएंगे और एक नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि ट्रंप साहब है अभी दूसरे प्रेसिडेंसी टर्म में हैं, तो कुछ एक उनकी भी एक पॉलिसी में कुछ मोड़ आएंगे, तो वो आयन आउट हो सकते हैं जो डिफरेंसेस हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस टाइम डिफेंस का है, ट्रेड का है। तो मुझे लगता है कि जो केमिस्ट्री है हमारे प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आखिर में मैं इतने कहूँगा कि देखो, हर एक देश अपने हित को देखता है, वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, तो दोनों में कहाँ न कहीं एक मेल जोल होता है, कुछ गिव एंड टेक होती है, कुछ आप देते हैं कुछ आप लेते हैं, ऐसी डिप्लोमेसी चलती है, ऐसी डिफेंस भी चलता है। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि ये अहम विजिट है और हमारी जो रक्षा की जरूरतें हैं वो काफी हद तक पूरी होंगी और जो एक डिफरेंसेस है वो आयन आउट भी हो सकते हैं। मीनाक्षी, वेरी वेल सर। मैं इसी के साथ आप तीनों का धन्यवाद करना चाहूंगी अपने एक्सपर्टीज के साथ हमारे दर्शकों के लिए इस पिक्चर को इतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी प्राइम मिनिस्टर की विजिट पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी और उससे जुड़ा जो लाइव कवरेज है वो भी प्लेटफॉर्म पर चलता रहेगा। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।